हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके शार्ट और वेरी शार्ट क्वेश्चन का एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 से आपका ये स्टार्ट होगा और जितने भी चैप्टर हैं आपके फिजिक्स में हर एक चैप्टर का आपको मिलेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में अति लघुत्तरीय तथा लघुत्तरीय के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी सीक्वेंस में हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय तथा अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के इस सेशन में जितने भी हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे, उन सभी प्रश्नों का आंसर भी बताएंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के साथ साथ पूरा आंसर भी आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिख के आना है, जिससे आपको एग्जाम में 100 मार्क्स मिल सके, यानी कि फुल मार्क्स आपको मिल सके। ठीक है, तो आई होप इतनी बात सभी लोग समझ गए होंगे। तो जितने भी बच्चे लाइव में बेटा, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ये सेशन शेयर कर दीजिए, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग सेशन में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए, इनमें से कितने क्वेश्चन आपके तैयार थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं कि क्या ये क्वेश्चन आपके तैयार हैं या नहीं, क्योंकि ये चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम भी आपका धीरे धीरे पास ही आ रहा, तो ये चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए। अब हमें देखना ये है कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ये सब क्वेश्चन तैयार है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्वेश्चन दो तरीके से लगेगा, जिसमें से एक सही तरीका होगा और एक गलत। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे ये भी हैं कि जो गलत तरीका है वो भी एग्जाम में करके आएंगे, तो दोनों तरीके मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि दोनों तरीकों पे एक तो 100% सही है और एक पे नंबर मिल सकता है और नंबर कट भी सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये गलती आप मत करके आना, जो कंफर्म रहे वही करके आना है। ठीक है, ये 50-50 वाला गेम बिल्कुल नहीं खेलना। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको पहले लिख लो। दिया है, क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या कितनी है, वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया बेटा, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी कि f बराबर हमें ज्ञात करना। ठीक है, अब फार्मूला अप्लाई करो। हम फार्मूला क्या जानते हैं कि फोकस दूरी f बराबर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी कि r/2। ठीक है, तो फोकस दूरी f बराबर r का मान कितना है, 40/2, यानी कि कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब ये जो आपका आंसर आया है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। अब यहां पे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एग्जामिनर इस पे नंबर बेटा दे भी सकता है और नंबर आपका काट भी सकता है। ठीक है, यानी कि पूरा क्वेश्चन आपका काट भी सकता है और नंबर दे भी सकता है। अब सोचोगे सर गलती हुई कहां पे है। ठीक, तो गलती हुई कहां पे है, और यही गलती हमें एग्जाम में नहीं करना है। देखिए कहां पे गलती हुई है। अक्सर दर्पण वाले क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं, साइन का जो यानी कि चिन्ह परिपाटी का जो नियम है उसको अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का नियम भी अप्लाई करके जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे पूरा एग्जैक्ट नंबर हमें मिल सके। क्या दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, यानी कि बाहर जो है इसके उभरे हुए भाग पर पेंट किया हुआ होता है। ठीक है, और ये तो इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी भी इधर होगी और वक्रता त्रिज्या भी इधर होगा, यानी कि r, ये c, यानी कि ये c पॉइंट है वक्रता केंद्र का। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी यही हमारी r होगी, और ये दूरी चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार दर्पण के बाईं ओर है। तो जब दर्पण के बाईं ओर है तो दर्पण के बाईं ओर की दूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। 40 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, यानी कि -40 सेंटीमीटर। क्या होगा, -40 सेंटीमीटर।
ठीक। अब फार्मूले में जहां आर है, आर की जगह हम, ठीक है, सॉरी आर है, आर का मान कितना है -40, तो यहाँ पे रखेंगे -40, आंसर आएगा -20। अब ये 100% सही है। अब ये क्वेश्चन क्या है बेटा 100% सही है। अब यहाँ पे नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, कहीं पे आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। क्लियर है? आगे बढ़ा जा, यहाँ तक सबका क्लियर है? किसी को कोई समस्या नहीं ना? इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखने आने पूरे 100 यानी कि फुल मार्क्स आपको मिलेगा, बिल्कुल 100% आपको मार्क्स मिलेगा। इसमें एक भी नंबर आपका इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, ठीक। तो हमें निकालना क्या है? सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो। दिया है क्या क्या दिया है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल दे रखा है, यानी कि प्रकाश की चाल c होती है। c बराबर क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये चीज दिया हुआ। आगे क्या दिया हुआ है, ठीक, माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है, यानी कि इंडेक्स दे रखा है। n बराबर कितना है 1.5। आपसे पूछ क्या रहा है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल हम मान लेते हैं कितनी है v है, ठीक है। यही हमें निकालना है, यही क्या करना हमें निकालना है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखो इसका लगेगा कैसे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ये सारे क्या है गिवन पॉइंट है और ये जो है हमें निकालना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन के हिसाब से जो चीज दिया था वो हमने लिखा, जो चीज निकालना था वो लिखा। अब इन तीनों में अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या निकल के आएगा? तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, अपवर्तनांक बराबर एक सूत्र होता है, अपवर्तनांक n बराबर होता है आपका प्रकाश की चाल, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। हमें क्या दिया है? अपवर्तनांक दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल दिया, माध्यम की, माध्यम में पूछ रहा। तो अपवर्तनांक n, निर्वात में प्रकाश की चाल को लिखते हैं c से, माध्यम में प्रकाश की चाल को लिखते हैं v से। तो हमें चाहिए क्या? v का मान देखो, n भी पता है, c भी पता, केवल चाहिए v। तो यहाँ से रिप्लेस कर लो, तो v बराबर क्या हो जाएगा c/n, ठीक है। तो c का मान रखोगे कितना 3 × 10⁸ बटे n का मान 1.5। तो अब भाग करोगे 1.5 से 3 में, तो 3 से 1 पहले दशमलव हटा लो, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे, तो ऊपर 10 से गुणा करोगे 30 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 15। तो 15 × 15, 15 दूनी 30, यानी कि ये 2 बार में कट जाएगा। कितना आएगा 2। कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को करना है बेटा सॉल्व, ठीक है। क्लियर है सबका? कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, ठीक है, क्रमशः दिए हुए हैं। कांच, ठीक है, अब कह रहा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है, क्या चीज दिया है, लिख लो उसको।
वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि ANW। ठीक है, देखो तीन चीजें हैं यहाँ पे, कौन कौन सी हैं? एक वायु है यानी कि एयर है, दूसरा वाटर है, और तीसरा जो है ग्लास, तीसरा ग्लास है। यानी इस प्रकार से जो है ये साइक्लिक प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो क्या दिया है पहले लिखो, ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3। कितना है? 4/3। और क्या दिया है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि ANG बराबर कितना है? 3/2। 3/2 हमसे पूछा क्या है? कांच के सापेक्ष ज्ञात करना है। ये तो गिवन वाला हो गया, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? कांच के सापेक्ष यानी कि जल का कांच के सापेक्ष यानी कि WNG हमें निकालना। अब यहां से बेटा हम एक फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं? ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर कितना? 1। बराबर कितना हो जाएगा? 1। हमें जो निकालना है कहीं ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा? बोलो, हमें जो निकालना है कहीं दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा। यही चीज हमें क्या करना? फाइंड करना। तो इसको इस साइड रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड भेज देते हैं। ठीक, तो यहां पे देखो ये हो जाएगा WNG बराबर, ये यहां पे गुणे में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा? ANW और गुणे GNA। ठीक, GNA। अब कुछ दिया है ANW दिया है, लेकिन GNA नहीं पता हमें, ANG दिया है लेकिन हमें GNA चाहिए। तो हम एक चीज और जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं? सिंस NGNA बराबर 1/ANG। यानी कि इन दोनों का क्रम अगर आपस में बदलोगे तो 1/, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों का अगर हम क्रम चेंज करेंगे, जैसे मान लो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, यानी कि इन दोनों को अगर हम क्या माध्यम का रिस्पेक्ट अगर बदलते हैं तो अपवर्तनांक 1/, व्युत्क्रम हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम इसकी जगह पे ये चीज लिख देते हैं। ठीक, चलिए तब यहां से WNG बराबर क्या हो जाएगा? 1/, ये हो गया आपका ANW गुणे इसकी जगह 1/ANG, और ANG यहां 1/, में ये पलट के चला जाएगा ऊपर। कहां जाएगा? ऊपर। तो WNG बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर गया आपका ANG हो गया ANG अपान ANW। ठीक है, चलो अब इसका मान ANG 3/2, इसका मान 4/3 कर दो, तिरछा गुणा 3/2 गुणे 3/4, कितना हो गया? 3 त्रिका 9/8, 9/8 यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियरली आई बात समझ में? ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई डाउट नहीं ना? चलिए, और वैसे भी एक फार्मूला आप जानते हो 1N2 बराबर होता है N2/N1। हमें निकालना क्या है? यानी कि जो बाद में होता है वो पहले लिखा जाता है, जो बाद में होता है वो क्या? पहले लिखा जाता है। ठीक, यहां बाद में कौन है? ग्लास, तो ग्लास वाला ऊपर चला गया, और वाटर पहले है तो वाटर वाला नीचे चला गया। यानी कि जो चीज यहाँ पहले होता है वो नीचे चला जाता है, और जो चीज बाद में होता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। यहाँ पे ग्लास जो है, ग्लास बाद में आ रहा था, तो ग्लास वाला अपवर्तनांक पहले चला गया, वाटर वाला अपवर्तनांक नीचे चला गया। ठीक है, अब इस तरीके से सॉल्व हो गया। क्लियर? आगे बात सबको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट, हाँ देखिए, जितने भी बच्चे अभी तक बेटा शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी बच्चे शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लें। क्योंकि देखिए इस तरीके की जो भी वीडियो है, जो भी चीज़ें हैं, देखिए पूरा एकदम विधिवत मैंने सॉल्व करवाया है। तो ये सारी चीज़ें नोट्स के रूप में मैं ऐप में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और ये आप तक बेटा तभी पहुंच सकता है जब आप ऐप में ऑलरेडी इनरोल हो या आप ऐप से जुड़े हैं। ठीक है, अगर आप बैच से नहीं जुड़े रहेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगी, और आप जो है वीडियो देखोगे,
सोचोगे समझ में आ रहा, नोट करने की कोई जरूरत नहीं, सर जी ये हमें मिले या ना मिले हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी तैयारी चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन जब 2-4 दिन बाद यही सारे क्वेश्चन आपके नज़र के सामने आएंगे, तब फिर वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। पता चला यहाँ फार्मूला भूल रहे हैं तो कुछ भूल रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, ठीक है। फिर सोचोगे सर क्या कराए थे, क्या कराएंगे, तब फटाफट से आप ये वीडियो ढूंढोगे। फिर क्या करोगे, ये वीडियो ढूंढोगे, ठीक है। तब पता चला ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर काफ़ी सर्च किए तो मिला, ठीक है। फिर बैठ के पूरा वीडियो देखोगे, फिर कहाँ गलती की वो गलती पकड़ में आएगी। और यही चीज़ें अगर आपको ऐप में नोट्स के रूप में मिल जाएगा तो पता चला आपको कहाँ दिक्कत हो रही, सीधे ऐप खोले, सीधे यही नोट्स खोल लिए, नोट्स में सीधे स्क्रॉल करके आगे इस टॉपिक पे जहाँ हम दिक्कत कर रहे हैं, हाँ सर ने ये लगाया, हम ये कर रहे थे, ये फार्मूला गलत है, यहाँ से जो है चीज़ें हमें पता चल गई, ठीक है। तो आप जल्दी से अपनी चीज़ों को कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप जो है बच्चों ऐप को ज्वाइन करके रखिए। और देखा जाए कि प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 799 है। इसमें भी 100 रुपये का आपको एक्स्ट्रा छूट मिल सकता है अगर आप यूज करें कूपन कोड संजीव सर, ठीक है। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं संजीव सर तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपये का छूट मिल जाएगा, ठीक है। 100 रुपये का एक्स्ट्रा छूट जो है आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में, 100 रुपये का। या दूसरा कूपन कोड है आपका संजीव सर। इस दोनों कूपन कोड में से कोई भी कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी ये प्राइस आपकी हो जाएगी 699। और अगर देखा जाए तो 699 रुपये की बेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम प्राइस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। और ये वो सारे बच्चे हैं जो पिछले साल शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर देखिए बोर्ड एग्जाम में अपने मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं। 100% जो है यानी कि अपना पूरा एफर्ट लगाया, जो हमने यहाँ पे पढ़ाया उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा, जो भी आप इनको होमवर्क मिला ये अपना अपना होमवर्क किए, असाइनमेंट किए, प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में देखिए बच्चे मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं। तो इस तरीके से बेटा आप भी मैक्सिमम अंक स्कोर कर सकते हैं। और अभी अगर बैच ज्वाइन नहीं किए तो बिना देर किए हुए अभी बैच ज्वाइन करें, बिल्कुल इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि अब आपके पास ये सही है या गलत है ये अगर आप सोचने में लग जाएंगे तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जबकि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, ठीक है। तीन स्थितियां दी है और दर्पण कौन सा, अवतल। तो सबसे पहले अवतल दर्पण बना ही लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता, उभरा हुआ भाग पॉलिश होता है। उभरा हुआ भाग क्या होता है बेटा, पॉलिश होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या, मुख्य अक्ष, जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब यहां कहीं इसका मान लेते हैं फोकस होगा, और फोकस की जो दुगुनी दूरी होती है ये यहां कहीं वक्रता केंद्र सी होगी, ठीक, क्लियर। अब कह रहा पहला कंडीशन कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी, ये वक्रता केंद्र से अधिक दूरी यानी कि इधर यहां कहीं स्थित है, तब इसका किरण आरेख खींचना है। मान लेते हैं ये वस्तु हमारी क्या है, ए बी। क्या है, वस्तु हमारी ए बी है। अब एक किरण आरेख हम क्या खींचेंगे, इस वस्तु के यानी कि मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर खींचेंगे। तो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर एक प्रकाश किरण ये खींची गई, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर खींची गई। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो प्रकाश किरण है वो क्या होती है, अपवर्तन, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जो जाने वाली प्रकाश किरण है वो क्या होती है, परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, फोकस से होकर निकल जाती। कहां से जाती है, फोकस से होकर निकल जाती है, इस प्रकार से, ठीक। तो इस प्रकार से ये फोकस से होकर निकल गई, क्लियर। अब दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, दूसरी प्रकाश किरण जो है वो हमारी जाएगी वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, अपने ही माध्यम पे वापस लौट आती है, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी दूसरी प्रकाश किरण हो गई जो कि वक्रता केंद्र से होकर गई, ठीक। अब ये दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये दोनों यहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये हो जाएगा ए डैश वी डैश, ये हमारा उल्टा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप क्या करेंगे, किरण आरेख दिखाएंगे। दूसरा कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है,
तो ये तो पहले कंडीशन का हो गया। दूसरे कंडीशन में वस्तु को क्या करोगे, वक्रता केंद्र पे कर दोगे, ठीक। तो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को करोगे तब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब भी हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्लियर। चलिए तीसरा कह रहा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, यानी देखो तीनों कंडीशन हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये सेकंड कंडीशन है। इस बार वस्तु को कहाँ रखा गया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस वस्तु ए बी को जो है, ये जो पिंक वाला है ये सेकंड कंडीशन है। ये क्या है, सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो इसी के ठीक नीचे जितना बड़ा है उतना बड़ा बनेगा। और थर्ड वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, थर्ड वाले कंडीशन में ये कह रहा है कि जब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में, यानी कि यहाँ कहीं वस्तु रखा जाए, ठीक है, यहाँ कहीं इस प्रकार से वस्तु रखा जाए ए बी, ठीक है, ये हमारा थर्ड कंडीशन है। तो इसका प्रतिबिंब इधर दूर बनेगा, इधर क्या होगा, दूर बनेगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अच्छा करा ही देता हूँ, ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर जी इसी में जो है आप बता दे रहे हैं, करवा नहीं रहे। चलो करा देता हूँ मैं। दूसरा कंडीशन देखो, चलो एक दूसरा दर्पण, ठीक है, दूसरा अवतल दर्पण हमने बनाया, ठीक। ये हमने एक दूसरा अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ कहीं इसका सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ कहीं इसका सेंटर पॉइंट सी होगा, यहाँ कहीं इसका फोकस एफ होगा, ठीक। अब वस्तु जो है हमारा कहाँ, सेंटर सी पर स्थित है, यानी कि ये वस्तु हो गया ए बी। मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश किरण, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से जाएगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो दोनों जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, देखो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इस प्रकार से ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वी डैश और वी डैश। क्लियर। ये दूसरे कंडीशन की बात हो गई। इसी तरीके से अगर हम तीसरे कंडीशन की बात करेंगे, तीसरा आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, ठीक है। तीसरा बच्चों आप लोग क्या करिएगा, होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। तीसरा आप लोग कर लीजिएगा। इस बार वस्तु को कहाँ रखना है आपको, वस्तु जो है वो रखना है हमें सी और एफ के बीच में, यानी यहाँ रखना। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी बन सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण, ठीक है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है। क्रांतिक कोण यानी कि आईसी बराबर कितना दिया है, 45 डिग्री। कितना दिया है, 45 डिग्री। उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक n बराबर यही हमें दिया है, यही हमें दिया है, और हमें ज्ञात क्या करना है, अपवर्तनांक। ज्ञात क्या करना है, अपवर्तनांक। तो बेटा अपवर्तनांक ये चीज हमें निकालना है। अपवर्तनांक n बराबर होता है 1 क्रांतिक कोण, यानी कि साइन आईसी। n बराबर 1 साइन आईसी का मान कितना है, 45, और साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। तो 1/√2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो √2। n बराबर यही आपका आंसर आ गया। तो माध्यम का जो अपवर्तनांक आया वो कितना आ गया, √2 आया। कितना है बच्चों, √2 आया। क्लियर है यहां तक, या किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल फार्मूले पे क्वेश्चन था, ठीक है, फार्मूले पे रखो और सीधा आंसर लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक वस्तु रखा है, ठीक है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, लिखेंगे, दिया है जो चीजें गिवन है उसको निकाल लेते हैं। क्या दिया है, दर्पण कौन सा है, अवतल नहीं अवतल है, ठीक है। तो दर्पण जो है हमारा अवतल है।
तो फोकस दूरी दे रखी, क्या दे रखी, फोकस दूरी। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, -15 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम हमेशा u से लिखते हैं और u बराबर क्या होता है, माइनस कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है वस्तु की लंबाई, यानी कि जो h दिया है वो दिया है 2 सेंटीमीटर, क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि हमें जो ज्ञात करना है, ये इतना तो गिवन है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि v का मान ज्ञात करना है, और आकार बताना है, यानी कि h डैश का मान बताना है, और क्या बताना है, प्रकृति बताना है, यानी कि इसका नेचर भी बताना है, ये कैसा होगा, प्रकृति बतानी। ठीक है, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। तो सब कुछ तो यही क्लियर है, हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करवा दे रहे हैं। जो v का मान आएगा वो -30 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि वहीं पर बनेगा जहां पर प्रतिबिंब वस्तु रखा गया, वहीं पर इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा कैसा, पहले तो क्या पूछा, साइज, तो साइज जो यानी h डैश है वो कितनी होगी, 2 ही सेंटीमीटर की होगी, कितनी होगी, 2 ही सेंटीमीटर, जितना बड़ा है उतना बड़ा ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा, कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। ठीक है, ये तो आपके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर है, क्या है, पूछे गए क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्व करने से पहले जो कि मैंने बताया। ठीक, चलिए लगाते हैं फार्मूला, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, 1/f, f का मान कितना है, -15 बराबर 1/b प्लस 1/u का मान -30, ये माइनस ही इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 1/30 माइनस 1/15 बराबर 1/b। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 30, यहाँ कितना है, 30 था, 30 ही है यानी 1, यहाँ कितना 15 की जगह 30 हो गया तो कितना हो गया, 2 गुना है ना इसका, तो ऊपर भी 2 से गुणा यानी -2 बराबर 1/v। अब एक में से 2 जाएगा नहीं, तो 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा और चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि -2 बड़ा, तो -1/30 बराबर 1/v। तो ये इंप्लाइज करेगा v बराबर कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर -30 सेंटीमीटर। ओके, मिल गया ना आंसर v का। अब हाइट पूछ रहा है, तो h डैश अपान h बराबर होता है -v/u, -v/u। ठीक, तो अब फार्मूले में सबका मान रख दो, फार्मूले में क्या करो, सबका मान रख दो। ठीक, यहाँ पे माइनस आएगा, तो फार्मूले में सबका मान रखोगे, h डैश अपान h बराबर, इसका मान कितना है, v का मान माइनस पहले से है -30, u का मान कितना है -30, तो -30 से -30 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, माइनस है, कितना बचा, माइनस है। तो यानी कि h डैश अपान h बराबर -1, तो ये इंप्लाइज करेगा h डैश बराबर -h, h डैश बराबर -h, और h का मान कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, तो h डैश बराबर कितना हो गया, -2 सेंटीमीटर। ठीक, -2 सेंटीमीटर। क्लियर, तो इस तरीके से, और जब ये नेगेटिव आ गया तो उल्टा बनेगा, और v का रियल मान आया है तो ये क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, अगर दर्पण के पीछे बनता तब जो है आभासी हो जाता, लेकिन दर्पण के तरफ ही बन रहा, दर्पण के यानी जिधर वस्तु है उधर ही बन रहा, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस में आता तो आभासी हो जाता, लेकिन माइनस में आया है तो इसलिए वास्तविक रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। प्रकाश के अपवर्तन के नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन की अगर हम बात करें तो अपवर्तन के 2 नियम है। प्रथम नियम यानी कि पहला जो नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है,
जो दूसरा नियम है, ठीक है, आपतन कोण की जा यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, n, यानी कि अपवर्तनांक। यही जो है स्नेल का भी नियम है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक। ये क्या है, स्नेल का नियम। ये क्या है, स्नेल का नियम। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आई थिंक इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने करवा दिए। अब जो है इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपके वेरी शॉर्ट यानी कि लघुत्तरीय वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये मैंने करवा दिए। अब इसके आगे चैप्टर नंबर 2 यानी कि मानव नेत्र का क्वेश्चन हम कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बच्चों। हेलो।